आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा कारों के तोहफे की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टूडियो गिबले इमेज जनरेटर से क्रिएट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इन तस्वीरों को ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी रीशेयर किया। सबसे पहले इन तस्वीरों को भारत सरकार के सोशल मीडिया हैंडल माई गवर्नमेंट ने पोस्ट किया था। इन दिनों ओपन एआई के स्टूडियो गिबले इमेज जनरेटर की भारत समेत दुनिया भर में काफी डिमांड है। ऐसे में अब ओपन एआई ने इन तस्वीरों को मुफ्त में क्रिएट करने की सुविधा भी दे दी है। इस नए एआई अपडेटेड टूल का क्रेज इतना है कि भारतीय डाक विभाग ने भी डाकिये समेत कुछ गिबले इमेज बनाई। इन्हें सैम ऑल्टमैन ने भी रीशेयर किया। गुजरात के खेड़ा जिले में गहने के कारोबारी कैलाश काबरा ने अपनी कंपनी के 12 सीनियर अधिकारियों को तोहफे में नई कारें दी। दरअसल कंपनी ने अपना टर्नओवर 200 करोड़ रुपए पहुंचा दिया, लिहाजा इसी से खुश होकर काबरा ज्वेल्स लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक कैलाश काबरा ने ये तोहफा दिया। कैलाश ने 2006 में महज 21 साल की उम्र में आभूषण उद्योग में प्रवेश किया था। कैलाश काबरा ने 2006 से अपने साथ जुड़े 12 टीम सदस्यों को महिंद्रा SUV 700, टोयोटा इनोवा, हुंडई i10, हुंडई एक्सेंट, मारुति सुजुकी एर्टिगा और मारुति सुजुकी ब्रेजा जैसी कारें उपहार में दी। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से लौटने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से भारत की खूबसूरती का जिक्र किया। सुनीता ने अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और निक हेग के साथ टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर में मीडिया से बात की। सुनीता से पूछा गया कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। साथ ही सुनीता विलियम्स ने कहा कि जब भी हम हिमालय के ऊपर से गुजरे तो बुच को अविश्वसनीय तस्वीरें मिली। इसके अलावा सुनीता ने कहा कि गुजरात और मुंबई में तो धरती के रंग और भी निखर कर दिखाई दे रहे थे। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. I hope, and I think for sure, I'm going to be going back to my father's home country. लद्दाख में जोजिला पास आज से ही खुल गया। ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। आमतौर पर ये बर्फबारी से अप्रैल के आखिर तक बंद रहता है, लेकिन BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने इसे सिर्फ 32 दिनों तक बंद रखने के बाद खोल दिया। यूपी के अलीगढ़ में अब SBI के सफाई कर्मचारी करण कुमार को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया। उसके खाते से करीब 34 करोड़ रुपए के लेन-देन का आरोप है, जबकि करण का वेतन हर महीने 15,000 रुपए है। इस नोटिस के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है। करण ने जब इनकम टैक्स विभाग में संपर्क किया तो उसे अधिकारियों ने FIR करने की सलाह दी। ऐसे में सफाई कर्मी ने थाने पहुंचकर मामले में तहरीर दी। अलीगढ़ में ही पिछले 10 दिनों के अंदर ये तीसरी घटना है जब बड़े बड़े अमाउंट का इनकम टैक्स विभाग का नोटिस अलग अलग लोगों को मिला है। अब आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि इनके पैन कार्ड का कहीं बाहर इस्तेमाल हुआ हो, जिस वजह से ये नोटिस इनके पास आए हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सरेराह रील बनाने की सनक से जुड़ी है। चंडीगढ़ में सड़क पर ट्रैफिक को रोककर एक महिला ने डांस करते हुए रील बनाई, लेकिन ये वीडियो जब सुर्खियों में आया तो उसके पुलिसकर्मी पति पर भारी पड़ गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने रील बनाने वाली महिला के कांस्टेबल पति को सस्पेंड कर दिया। और यही नहीं, पुलिस ने आरोपी महिला और वीडियो बनाने वाली उसकी भाभी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन बाद में जमानत पर उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसे में जरूरी है कि रील बनाने के जोश में आप होश ना खो बैठें और दूसरों को मुसीबत में डालने से बचने के लिए खुद भी सतर्क हो जाए, साथ ही दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ में बीच सड़क पर रील बनाना इस महिला के लिए भारी पड़ गया। चंडीगढ़ में रेड लाइट पर इस महिला ने हरियाणवी गाने पर रील बनाया, लेकिन जब इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया
तो इनके पुलिस पति अजय कुंडू को सस्पेंड कर दिया गया। अजय चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और फिलहाल सेक्टर 19 पुलिस स्टेशन में कार्यरत था। नहीं जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है जी। मतलब एक तरीके का मॉडर्न कल्चर को वो कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, पर ये चीज़ सही नहीं है। हाँ जी, ट्रैफिक उन्होंने पूरा रोका। हाँ जी, हाँ जी, ये तो गलत है जी। मान लो किसी को भी यहाँ पे कोई एम्बुलेंस जा रही, कुछ जा रही, उनको बहुत दिक्कतें आती है। उनको एक्शन लिया है कि उनके हस्बैंड को सस्पेंड कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही जी, बहुत सही एक्शन लिया जी उन पे। ये तो बिल्कुल गलत है, ट्रैफिक रोक के रील बनाना तो बिल्कुल गलत बात है। हाँ जी सर। तो क्या इन पे एक्शन जो हुआ है ठीक हुआ है? बिल्कुल ठीक हुआ सर, ऐसा गलत है, ये ट्रैफिक रोक के रील बनाना बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये सही नहीं है। नहीं ऐसा तो ठीक है, ट्रैफिक रोके गलत बात है नहीं, ये बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल अपना कानूनी अपराध है ये तो। हाँ जी, जैसे क्यों, इससे क्या लगता है कि औरों लोग के लिए भी खतरा है? और लोगों को खतरा है, ऐसे मतलब बीच रोड में नहीं बनाना चाहिए, ऐसे डिस्टर्ब होते हैं मतलब लोग। हाँ जी। और ये जो रील कल्चर है, आप भी बनाते हो रील? नहीं मैं तो नहीं बनाता। और यूथ आजकल बनाता है रील। हाँ वो तो है, यूथ तो बनाते हैं, पर ऐसे बीच रोड में बनाना बिल्कुल जो एक्शन लिया वो सही लिया? बिल्कुल सही लिया है। कैसे? उनके हस्बैंड को सस्पेंड किया है, जो सही किया है कानून ने। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल अजय कुंडू ने भी पत्नी ज्योति का ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल अजय कुंडू को सस्पेंड कर दिया और 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि ये घटना 20 मार्च को कांस्टेबल अजय की पत्नी ने अपनी ननद के साथ बीच सड़क पर ये वीडियो शूट किया था। चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियम सबसे ज्यादा सख्ती से लागू हैं, लेकिन ऐसे में जब सोशल मीडिया क्रेज के चलते वायलेशन हो तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। अजय कुंडू सेक्टर 19 के पुलिस चौकी में तैनात हैं बतौर कांस्टेबल। उनकी वाइफ ने इसी जगह पर, जहां ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको नज़र आ रही है, आज जैसे गाड़ियां रुकी हैं ऐसी ही गाड़ियां रुकी थी जब आज से 10 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो डांस कर रहे हैं और उनकी वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ, ऐसा मानकर चंडीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। और अजय कुंडू जो कांस्टेबल है उनको चंडीगढ़ पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंड करने के साथ साथ जो उनकी पत्नी थी ज्योति और उनके साथ, क्योंकि एक महिला उनकी रिश्तेदार पूजा भी थी जिन्होंने वीडियो बनाई थी और इसको अपलोड अजय कुंडू के इंस्टाग्राम से किया गया, तो यहाँ की वो वीडियो है जो रील वायरल हुई और उसके बाद साथ साथ अब ज्योति पर सेक्शन 125, 292 और 3/5 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद उनको हालांकि बेल मिल गई। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में गुरुद्वारा चौक में 2 महिलाओं ने एक वीडियो शूट किया। ज्योति नाम की महिला हरियाणवी गाने पर डांस कर रही थी और उसकी भाभी पूजा डांस का वीडियो बना रही थी, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही में मुश्किलें आई। हालांकि शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में दोनों को थाने से ही जमानत मिल गई। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे मंदिर से वापस आ रही थी और उन्होंने वीडियो बनाने के लिए डांस किया। हालांकि महिलाओं ने ये भी कहा कि जब ट्रैफिक बंद था तब उन्होंने डांस किया, लेकिन वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर नाच रही है और उसके पीछे वाहनों की लंबी लाइन है। चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि आम जनता के लिए बाधा उत्पन्न करना कानूनी अपराध है। इस मामले में पुलिस ने BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। ये क्योंकि चंडीगढ़ का गुरुद्वारा लाइट पॉइंट है, सेक्टर 20 का सेक्टर 33, 34, 35 इसी रोड पर पड़ते हैं। शहर के बीचों बीच का ये एरिया है और सोशल मीडिया पर अवेयरनेस तमाम तरीके की ट्रैफिक रूल के लिए फैलाई जाती है, लेकिन इस वायलेशन के बाद एक्शन देखने को मिला है। वहीं अजय कुंडू का कहना है कि वो अपनी गलती ज़रूर मानते हैं, लेकिन जिस तरीके का एक्शन उन पर लिया गया वो एक अपॉलॉजी से भी चंडीगढ़ पुलिस का काम चल सकता था। उनके बच्चे छोटे हैं, 75 साल के पिता हैं, तो परिवार में ज़्यादा किसी को पता भी नहीं है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई वो शायद कांस्टेबल है इसलिए उन पर की गई है, उनका मानना है। पुलिस के मुताबिक हेड कांस्टेबल जसवीर ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। जसवीर ने अपनी शिकायत में कहा कि 20 मार्च को एक महिला गुरुद्वारा चौक पर सड़क पर नाच रही थी। महिला के एक दोस्त उसका वीडियो बना रही थी और महिला ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े वाहनों के सामने नाच रही थी। कांस्टेबल जसवीर ने कहा कि महिला की हरकत के कारण ट्रैफिक में बाधा आई। उन्होंने कहा कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या आई और हादसा भी हो सकता था। जब सैया भे कोतवाल तो डर काहेगा, वही बात
यहाँ पर सिद्ध हो रही है। और ये लोग सोशल मीडिया में अपनी रील्स बनाने के लिए संयम की सीमा से बाहर जा चुके हैं और रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोई चलती गाड़ी पे चढ़ना चाहता है, कोई चलती गाड़ी से उतरना चाहता है, कोई चलती गाड़ी के आगे से रेल पार करना चाहता है। ये भी उसी श्रेणी का ही है और इसको स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए। वहीं बिहार के सुपौल जिले में रील बनाने के दौरान 50 फीट ऊंचे टावर झूले से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक 12 साल का मोहम्मद कुदरत अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने आया था और वो झूले पर बैठकर मोबाइल से रील बना रहा था, लेकिन इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ गया और वो अचानक झूले से नीचे गिर गया। सेल्फी ले रहा था खड़ा होकर के, जिस सीट पर बैठता है ना उस पर खड़ा होकर के सेल्फी ले रहा था और ड्राइवर जब ब्रेक लेते लेगा ना वो जो है गिर गया उसी पर। अब पब्लिक भी बता रहा है कि भाई दोषी वही है, पब्लिक भी वही बता रहा है वहाँ पर जितना भी है, लेकिन पब्लिक मूवमेंट को क्या कीजिएगा। क्या चीज़ से गिरा है? क्या चीज़ पे से गिरा है? टावर झूला पे। सोशल मीडिया पर कुछ मिनटों की रील्स बनाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है, फिर भी लोग इससे सबक नहीं ले पा रहे हैं। रील बनाने की शुरुआत टिकटॉक ऐप से शुरू हुई, लेकिन भारत में टिकटॉक के बंद होने के बाद लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हर तरह के रील डालने लगे। जल्दी पॉपुलर बनना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर में आना और लोगों के बीच में अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना, ये सभी आजकल युवाओं को आकर्षित करने के बड़े कारण बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि आजकल युवा वर्ग में रील्स बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर भारतीय रोज 40 मिनट रील देखता है। देश की मौजूदा रील इंडस्ट्री करीब 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 2030 तक इंडस्ट्री के 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। 2019 से 24 के बीच रील्स इंडस्ट्री का ग्रोथ 42% रहा है। आज के समय में ज्यादातर लोगों को रील बनाने की आदत हो गई है। वैसे तो रील बनाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन रील बनाने के जितने फायदे हैं तो नुकसान भी कम नहीं है। रील बनाना एक लत है जिससे रिस्क टेकिंग फैक्टर बढ़ा है। इसकी एक वजह अपनों से दूर हो जाना और उनके साथ टाइम स्पेंड न करना। वहीं वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा समय बिताने के चलते रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और 4 लोगों के बीच उठने बैठने में परेशानी होती है, जिससे डिप्रेशन भी हो जाता है। इसके अलावा रील्स बनाने और देखने के चलते कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। रील्स का प्रयोग इतना बढ़ गया है कि बच्चे का ब्रेन सोने और जागने के टाइम में फर्क नहीं कर पा रहा है। और जो लोग रील्स को घंटों स्क्रॉल करते हुए देख रहे हैं, उनमें अंगूठे में टेढ़ापन, दर्द, जॉइंट ब्रेक होने की शिकायतें भी हो रही हैं। मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करने से इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी की समस्या और स्ट्रेस भी काफी बढ़ गया है। एक तरह से आपको बहुत ही अच्छी प्लेजेंट फीलिंग देता है, जैसे एक ड्रग इंड्यूस्ड फीलिंग, प्लेजरेबल फीलिंग होती है। तो जब आप 2, 3, 4 बारी रील्स बनाते हैं और उनको साइट में डालते हैं तो यू फील वेरी हैप्पी एंड यू फील कि आपको सब लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपकी बात वैलिडेट हो रही है, जो भी आप रील्स के थ्रू भेज रहे हैं चीजें। सेकेंडली, इसका एडिक्टिव इसलिए भी है क्योंकि आप बहुत ही जल्दी फेमस हो जाते हैं, आपको बहुत सारे लाइक्स आती हैं और ये आपकी एक आदत बन जाती है कि एवरी 2-3 डेज आपको लाइक्स चाहिए। हालांकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को रील बनाने की आदत हो गई है। वैसे तो रील बनाने में कुछ भी गलत नहीं है, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने रील के कारण आज फेमस हैं। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने अपने कंटेंट पर मेहनत की और ऐसे वीडियो बनाया जो लोगों को पसंद आए। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो रील बनाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं और फिर वो देखकर लोगों को भी हंसी आती है। लोग अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं, बावजूद इसके रील बनाने के लिए लोगों का जुनून कम नहीं हो रहा है। जाहिर है, इसी तरह चंडीगढ़ में बीच सड़क पर महिला का रील बनाना उसके पति पर भारी पड़ गया। ऐसे में जरूरी है कि रील बनाने के जोश में होश न खोए और दूसरों को मुसीबत में डालने से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देखिए, इंसान जो है वो कुछ टारगेटेड काम करता है हमेशा।
तो टारगेट को अगर हम देखें तो 3 एरियाज के अंदर टारगेट होते हैं, कंचन, कीर्ति और कामिनी। अब फेम चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आजकल डिजिटल मीडियम जो है दैट इज द इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट रूट। अब जब हम कोई रील बनाएंगे और उसको लाइक मिलने चाहिए तभी तो पैसा मिलेगा और फेम मिलेगा। अब वो लाइक कब मिलेंगे? जब आप कुछ अलग से करेंगे, कुछ एडवेंचरस करेंगे, और वो चीज जो है वो अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए। अब इंसान की जो अटेंशन ग्रैबिंग है, जो रील बनती है, उसके विद इन फर्स्ट 6 to 10 सेकेंड्स के अंदर वो अटेंशन स्पैन ग्रैब हो जाना चाहिए आपके ऑडियंस का। तो इस चक्कर के अंदर लोग बहुत ज्यादा एडवेंचरस चीजें बनाते हैं कि जहां पर लोगों का अटेंशन ग्रैबिंग हो जाए। अब वो एडवेंचरस आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। चंडीगढ़ से अमन और सुपौल से रामचंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले एसपी विधायकों की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। कहा जा रहा है कि संसद सत्र खत्म होते ही बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चुनाव प्रक्रिया तेज हो जाएगी। संसद सत्र 4 अप्रैल को खत्म होना है। इसके बाद अगले 1 हफ्ते में यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत ज्यादातर बचे हुए राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो जाएगा। फिर पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार अभी 13 राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने के बाद वहां प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में ढहाए गए कुछ मकानों के मामले पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को फटकार लगाई। कोर्ट ने इस बुलडोजर एक्शन को अमानवीय और अवैध बताया। साथ ही कहा कि पीड़ितों को 6 हफ्ते के अंदर 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए। नवरात्र के चौथे दिन भी दिल्ली और अयोध्या समेत देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आज नवदुर्गा के चौथे स्वरूप यानी मां कुष्मांडा की पूजा का दिन रहा। कहते हैं कि मां कुष्मांडा भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। मां का ये स्वरूप जितना भव्य है, मां की ममता उतनी ही निराली है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत कर दी गई। इस उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम उमर अब्दुल्ला समेत दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे। हाल में बजट में सरकार ने ये ऐलान किया था जब उमर अब्दुल्ला ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नोएडा के सेक्टर 18 के कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर विभाग ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया कि तेजी से आग फैलने के कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया, जिससे ऊपरी मंजिलों के दफ्तरों में काम कर रहे लोग अंदर ही फंस गए। इस धुएं के कारण कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। फिर कुछ लोग घबराकर ऊपर से कूदने लगे, जबकि कुछ रस्सियों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सूझबूझ से बाकी लोगों को नीचे उतारा। रघुवर पर जाई और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व दुख करई, संकट कटे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने नवरात्र के बीच गुजरात के जामनगर में धार्मिक पदयात्रा निकाली। इस दौरान उन्हें द्वारका जाते वक्त रास्ते में एक मुर्गियों से भरी गाड़ी दिख गई। फिर अनंत अंबानी ने इस गाड़ी को रुकवाकर सारी मुर्गियां खरीद ली और उन्हें कटने से बचा लिया। अनंत अंबानी ने इन मुर्गियों की एवज में इनके मालिक को पैसे देने की बात कही। बचा भी ले બધું લઈ લે અને બધાને પાલ આનો માલિકને પૈસા પણ આપી દેજે અને બધાને પાલી લે, ઠીક છે ને? આ લઈ લે અમારા ये अपना गाड़ी में डाल। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कल यानी कि बुधवार 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी और कल ही सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जाएगा और वोटिंग भी होगी। वहीं बिल पर चर्चा के लिए विपक्ष की तरफ से 12 घंटे की मांग की गई है। मुसलमानों में मेजॉरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है।
कि विपक्ष इस बिल को लेकर के जिस तरह से लगातार फियर मॉन्गरिंग कर रहा है, डराने का काम कर रहा है, ये सरासर गलत है। देखिए, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। उनका इरादा किसी के भले का नहीं, ये जो मिसलीड कर रहे हैं जेडीयू को या नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष के तमाम सवालों और एतराजों के बीच मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है। बुधवार 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा के लिए 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं। कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं, और एक पॉइंट, एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सरकार को भरोसा है कि लोकसभा में चर्चा के बाद बिल पास होकर रहेगा। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की निगाहें एनडीए गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों पर टिकी हैं। दोनों ही पार्टियों को मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं, इसलिए इन पार्टियों के नेता हर बयान बेहद नापतोल कर दे रहे हैं। बिल आने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। कल संभवतः इस बिल को पेश किया जाएगा, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू साहब 100% 100% मुसलमानों की साथ हैं, मुसलमानों के हित के लिए हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी, और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। निगाहें एलजेपी के स्टैंड को लेकर भी है। एलजेपी सांसद अरुण भारती ने कहा कि समाज को बड़ा फायदा पहुंचाने वाले हर कदम के साथ एलजेपी है। विपक्ष वक्फ बिल को लेकर डराने का काम कर रहा है, वहीं आरजेडी सीधे सीधे एलजेपी को राजधर्म निभाने की नसीहत दे रही है। सबसे पहले भी बिल आया नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि विपक्ष इस बिल को लेकर के जिस तरह से लगातार फियर मॉन्गरिंग कर रहा है, डराने का काम कर रहा है, ये सरासर गलत है। वक्फ को लेकर के अलग अलग समय पर सरकार, अलग अलग सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग इसमें सुधारों को लेकर के बिल आया है। 1995 का बिल, जो बिल आया था उसमें भाजपा ने भी उसका समर्थन किया था, क्योंकि ये समाज के पक्ष में था। आज जब एनडीए इस बिल को ला रही है तो इस बिल को लेकर के जिस तरह के भ्रम फैलाया जा रहा है, लगातार फियर मॉन्गरिंग, डराने का काम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इन लोगों को कुर्सी से प्यार है, इन लोगों की ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। इन लोगों को किसी मतलब नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो है इस्तीफा दिया था, गोधरा कांड जब हुआ था तो उसको लेकर के, वो विचारधारा और नीति सिद्धांत की राजनीति करते थे। लेकिन आज के दौर में जो भी लोग हैं, केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है, और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। सरकार के साथी सरकार के साथ खड़े तो नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही मुसलमानों के हक को ठेस ना पहुंचे इसकी भी दुहाई दे रहे हैं। विपक्ष इसी को मौके की तरह देख रहा है। एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों को बड़े कदम उठाने की बात कह रहा है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या जो भी उनके है नैरो रीजन तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को
इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। विपक्ष वक्फ बिल को ऐसे पेश करता आ रहा है जैसे ये मुसलमानों का हक छीनने वाला बिल है, पर मुसलमानों में एक ऐसा वर्ग भी है जो वक्फ संशोधन बिल को सही बता रहा है। लोकतंत्र के अंदर हम लोग लड़ सकते हैं, यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ के बाद कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की किसी भी धारा के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती और ये सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। और जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके ऊपर बुलडोज हो रहा है। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि वक्फ बिल असंवैधानिक है और ये संविधान का उल्लंघन करने वाला है। वहीं सत्ता पक्ष वक्फ संशोधन बिल को पारदर्शिता के लिए जरूरी बता रहा है। अमित भारद्वाज, समर्थ श्रीवास्तव और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। ट्रंप के टैरिफ वार का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1390 अंक लुढ़ककर 76,025 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 354 अंक फैसला, ये गिरकर 23,166 पर आ गया। सोने की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 2,000 रुपए उछला। इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 94,150 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट आई। चांदी 500 रुपए सस्ती हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 1,02,500 रुपए पर आ गई। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। मार्च महीने में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 9.9% बढ़ गया और ये 1.96 लाख करोड़ से अधिक हो गया। स्कोडा अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी में है। कंपनी ने एक वीडियो टीजर जारी करके अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी स्कोडा एलरॉक आरएस की झलक दिखाई है। कंपनी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को ग्लोबल बाजार में 3 अप्रैल को पेश किया जा सकता है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आज से शराबबंदी लागू हो गई है। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक स्थानों पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिसमें महाकाल की नगरी उज्जैन भी शामिल है। 24 जनवरी को खरगोन के महेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई थी, जिसे आज से लागू कर दिया गया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में शराब के खरीद फरोख्त पर पाबंदी है। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र महाकाल की नगरी उज्जैन, इसके अलावा नगरपालिका मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, मैयर, दतिया और पन्ना है, जबकि नगर पंचायत क्षेत्र ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा और चित्रकूट भी शामिल हैं और ग्राम पंचायत क्षेत्र सलकनपुर, बरमान कला, बरमान खुर्द, लिंगा, कुंडलपुर और बांदकपुर भी शराबबंदी यहां पर लागू कर दी गई है। इस नीति के तहत महाकाल की नगरी उज्जैन सहित कई नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। सरकार का ये कदम धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और शराब के दुष्प्रभावों को कम करने की दिशा में उठाया गया है। वहीं काल भैरव मंदिर के पास से 2 शराब काउंटर भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि काल भैरव को प्रसाद के तौर पर शराब ही चढ़ाई जाती है। हालांकि श्रद्धालु भगवान भैरव को शराब प्रसाद के रूप में चढ़ा सकेंगे। गौरतलब है कि काल भैरव मंदिर में वर्षों से भगवान को शराब का भोग लगाने की परंपरा रही है। फिलहाल धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी से भले ही फौरी तौर पर सरकार को राजस्व का घाटा है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर इस फैसले से जनभावनाओं का आदर होगा। माना जा रहा है कि इन पवित्र स्थलों की गरिमा बने रहने से यकीनन मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को मजबूती मिलेगी। अहिल्या की नगरी में हमने जब कैबिनेट की थी तब हमने निर्णय किया था कि हमारे धार्मिक शहरों में जो विसंगतियां थी, जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की नगरी में 1 किलोमीटर तक शराबबंदी थी, बाद में
ओपन थी। तो हमने कहा या तो एक पूरी नगर सीमा में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ऐसे कई नगरों में तो हमने कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः इनके अंदर शराबबंदी करें, और इसीलिए उसका दायरा खोलते हुए जो नगर परिषद है नगर परिषद एरिया के बाहर, जो नगर निगम है तो नगर निगम के बाहर, जो नगर पंचायत नगर पालिका है उनके एरिया के बाहर, और खासकर दतिया, ओरछा, पन्ना, उज्जैन, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, कटनी, मैहर की माताजी, ऐसे स्थानों को, अमरकंटक जहाँ नर्मदा का उद्गम है, ऐसे स्थानों से हमने शराबबंदी की लिस्ट से इनको बाहर किया था। और मुझे संतोष है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाज ने भी बहुत पसंद किया, और हम सब मिलकर के समाज की बेहतरी के लिए इसी प्रकार से काम करते जाएंगे। ये माँ अहिल्या की नगरी है और हमने उस समय लिए गए निर्णय को पालन किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के सभी जो धार्मिक स्थल नोटिफाई किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, उसमें शराबबंदी लागू की गई है, जिसमें उज्जैन नगर निगम का क्षेत्र भी इसकी परिधि में आता है। उज्जैन नगर निगम के पूरे क्षेत्र में आज 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। यहाँ की जितनी शराब दुकानें थी वो सभी बंद कर दी गई हैं। इसका असर महाकाल मंदिर के आसपास की जो शराब दुकानें थी उसमें भी दिखाई पड़ेगा, वो सारी बंद की जा रही हैं। काल भैरव मंदिर पर भी जो 2 काउंटर थे शराब के, उसको भी बंद किया जा रहा है। लेकिन मंदिर काला भैरव मंदिर में जो श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन व्यक्तियों को शराब अर्पित करनी है या जो पूजा होती है वो चालू रहेगी, लेकिन कोई भी काउंटर वहाँ पे नहीं लगाया जा सकेगा और वहाँ पे शराब बिक्री नहीं की जा सकेगी। नगर निगम क्षेत्र के जितने भी होटल्स हैं, बार्स हैं, जिनको लाइसेंसेस पूर्व में जारी किए गए थे, वो सभी लाइसेंसेस अब सरेंडर कर लिए गए हैं। वहाँ पर भी अब शराब बिक्री नहीं की जा सकेगी। मेरे घर के पास में जो दारू की दुकान है वो बंद हो गई है और बहुत खुशी हो रही है। मैं प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया है मेरे लिए, हमारे लिए क्या सभी के लिए, क्योंकि शाम के समय यहाँ पर इतनी भीड़ रहती थी कि माताएं बहनें कोई आ नहीं सकती थी, नहीं आ सकती थी। इसलिए मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्य में अपना साथ दिया है। ये लगभग 20-25 वर्षों से शराब की दुकान हमारे यहाँ संचालित थी। मकान की कीमत हमारी कम हो गई, लोग कहते थे कि यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था। आसपास से महिलाएं गुजरती शराबियों के डर से, देशी शराबी वाले खास तौर से, वो निकलते और लोगों की छेड़खानी करते और परेशानी होती। महिलाएं अपने दबाव के मारण कुछ कहती नहीं थी, परंतु आज की स्थिति में हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये दुकान यहाँ से हटा के बहुत अच्छा निर्णय लिया। हालांकि शासन को इसमें करोड़ों रुपए का लाभ है, परंतु एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, स्वस्थ शरीर रहने के लिए अगर ये इसको त्याग दिया जाए तो बहुत अच्छा काम होगा हमारे लिए। हम उनका धन्यवाद करते हैं। सबसे बढ़िया लगा मतलब बंदियों को कि मेन यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह का रहता था स्पीड को, कि ये पूरा यहाँ से इंदौर रोड है, तो रात को जो भी जैसे शराब की बॉटल वगैरह वो लेके जाते तो ड्रिंक एंड ड्राइव ज़्यादा होता था यहाँ पे, तो लेके जाते तो रात को यहीं बैठ के इधर कार में पीते और फिर चलाते थे तेज, और उससे एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत होता था। और अभी ऐसे इंदौर रोड पे देखा जाए तो काम चल रहा है, तो जो रोज यहाँ से लेके जा रहे हो पी के चला रहे हो तो इंदौर पे रोड पे बहुत एक्सीडेंट होते थे। तो अब उससे एक्सीडेंट का मतलब यहाँ के जो आसपास के घर है वो बाहर नहीं निकल पाते थे, तो वो आराम से रात को निकल सकते। रात को इस रोड पे निकल नहीं सकते मतलब, क्योंकि पूरे टाइम बिकते रहती है और कोई कभी भी कुछ भी बोल दे, अगर आप जरा सा कुछ भी बोलते। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है कि यहाँ से 15 किलोमीटर की रेंज में नहीं, क्योंकि यहाँ से महाकाल भी लगभग 2.5 किलोमीटर ही है, तो ये ज़्यादा बेटर था कि इसको बंद करा जाए, शिफ्ट करा जाए। तो बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार का। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम बात करेंगे रामेश्वरम में बने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट वाले ब्रिज की, जिस पर ट्रेन भी दौड़ सकेगी और इसके नीचे से बड़े जहाज भी गुजर सकेंगे। रामेश्वरम में नया पंबन ब्रिज बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी रामनवमी के दिन करेंगे। उन्होंने 6 साल पहले 2019 में इसका शिलान्यास किया था। ये है देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, नया पंबन ब्रिज, जो तमिलनाडु को पीएम मोदी की बड़ी सौगात है। इंजीनियरिंग का नायाब नमूना कहा जा रहा ये पुल तमिलनाडु के रामेश्वरम को धनुषकोडी से जोड़ेगा
और समंदर में जहाजों की आवाजाही को आसान बनाएगा। दरअसल एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ वर्टिकल लिफ्ट वाला समुद्री पुल है, जिस पर ट्रेनें भी दौड़ सकेंगी और इसके नीचे से बड़े जहाज भी गुजर सकते हैं। समुद्री यातायात को सुगम बनाने के लिए पुल पर बना रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर तक उठ सकता है, ताकि जहाजों को नीचे से गुजरने का रास्ता मिल जाए। ये पुल करीब 2.8 किलोमीटर लंबा है, जिसे 531 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये पुल रामेश्वरम को धनुषकोडी से जोड़ेगा। ये रेलवे ट्रैक कम वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इसमें रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा यानी गर्डर 17 मीटर ऊपर उठ जाएगा, जिससे बड़े जहाजों के नीचे से गुजरने का रास्ता बन जाएगा। नई पंबन ब्रिज लिफ्ट को खुलने में 5 मिनट 30 सेकंड लगेंगे। इससे समय की काफी बचत होगी। पहले पुराने ब्रिज के स्विंग को खुलने में 30 से 40 मिनट का समय लगता था। इसे कठोर समुद्री परिस्थितियों और तेज हवाओं के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यदि हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाती है तो ट्रेन की आवाजाही तब तक रोक दी जाएगी जब तक कि हवा की स्पीड कम न हो जाए। पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज अभी पाम्बन में है, कनेक्टिंग रामेश्वरम आइलैंड टू मेनलैंड इंडिया मंडपम में। ये जो पुराना ब्रिज था, 110 ईयर ओल्ड ब्रिज, जो ब्रिटिश के काल में कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसको पैरेलल रन करता है। ये न्यू ब्रिज 500 करोड़ रुपए वर्थ का प्रोजेक्ट है, जो मैरीटाइम ट्रैफिक एंड रेलवे कनेक्टिविटी को एनहांस करने वाला प्रोजेक्ट है। ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्ट्रक्चर है। क्या है ये वर्टिकल लिफ्ट स्ट्रक्चर का मतलब? उनका मतलब ये है कि वो डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है ये वर्टिकली हाई अप मूव करेगा, thereby allowing large ships to pass through beneath it। ट्रूली इसको इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है, क्योंकि ये इंडिया की पहला सच स्ट्रक्चर है जो ऊपर ओपन करेगा शिप्स को ट्रैवल करने के लिए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बना देश का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 110 साल पुराने हेरिटेज ब्रिज यानी पंबन ब्रिज की जगह लेगा। इस पुल का शिलान्यास 2019 में पीएम मोदी ने किया था। अब करीब 6 साल बाद ये पूरी तरह से बनकर तैयार है और दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां ऐसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का चलन है। ये इंडिया का न्यू पाम्बन ब्रिज ग्लोबल लिस्ट को ज्वाइन करता है। जो ये वर्टिकल लिफ्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूके में है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, और अभी इंडिया के न्यू पाम्बन ब्रिज इस ग्लोबल लिस्ट को भी ज्वाइन करेगा। ये न्यू ब्रिज को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो हार्श मरीन कंडीशंस को भी विथस्टैंड कर सकता है। जब आप रामेश्वरम में हैं, प्लीज टेक अ ट्रेन राइड इन दिस न्यू पाम्बन ब्रिज, क्योंकि ये इतना सुंदर होगा। ट्रेन राइड राइट में, लेफ्ट में, दोनों साइड समुंदर है। आपको टूरिज्म को भी रामेश्वरम को आके इसको ट्रेन राइड लेना है। और ये वर्टिकल लिफ्ट स्ट्रक्चर जो है ये मैरीटाइम टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इंजीनियरिंग का नायाब नमूना कहे जा रहे इस ब्रिज ने अपना आखिरी टेस्ट पास कर लिया है। अब इंतजार है तो रामनवमी की शुभ तिथि का, जिस दिन पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इस नायाब पुल को देश को समर्पित करेंगे। इससे न सिर्फ लोगों की सहूलियत बढ़ेगी, पर्यटन में इजाफा होगा, बल्कि व्यापार भी बढ़ेगा। पंबन ब्रिज से अनाघा केशव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रोहित विराट के लिए बीसीसीआई से आ सकती है अच्छी खबर। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। विराट कोहली और रोहित शर्मा बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ ग्रेड में ही रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन दोनों खिलाड़ियों को A+ ग्रेड में ही रखा जाएगा। बोर्ड का मानना है कि कोहली और रोहित को वो सम्मान मिलना ही चाहिए जिसके वे हकदार हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि श्रेयस अय्यर की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो सकती है। श्रेयस अय्यर को कुछ घरेलू मैच न खेलने की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था। इंग्लैंड के क्रिकेटर जोश बटलर ने बेंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में सफर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जो वायरल हो गई। बटलर इन दिनों आईपीएल में गुजरात टाइटंस की ओर से खेल रहे हैं। युवा गोल्फर अर्जुन भाटी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें गुरुवार को ये पुरस्कार मिलेगा। इस सम्मान पर अर्जुन भाटी ने खुशी जताई, साथ ही उन्होंने सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। मैं ऐसी मेहनत करता रहूंगा और मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना है हर जगह और अपने देश को प्राउड महसूस करना।
भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास का ऐलान कर दिया। वो 15 साल तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जगत में छाई रही। उन्होंने भारत के लिए 320 मैच खेले। इसी के साथ वो महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी भी बनी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। इसमें पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ और जोश हेजलवुड समेत 23 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। वहीं स्पिनर कोहनेमन, युवा सलामी बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास और ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मिली। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए।